हाय एवरीवन। आज इस क्लास में हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं रोटेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग का सिलेबस के हिसाब से ये अगला टॉपिक है रोटेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो रोटेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सबसे पहले एक लाइन आप लोग यहाँ देखिए। इसके पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या डिफरेंस है? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं जो रेस्ट में होता है या फिर कांस्टेंट स्पीड से जाता है। मतलब जब ऑब्जर्वर एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जो कि रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अगला है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको हम कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं जो एक्सेलरेटेड हो। मतलब जब ऑब्जर्वर एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जो कि एक्सेलरेट कर रहा हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक प्रकार का नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक प्रकार का नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के रिलेटिव वो रोटेट करते रहता है ना। एक ऐसा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जो कि रोटेट कर रहा हो। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। A rotating frame of reference is a special case of a non-inertial reference frame that is rotating relative to an inertial reference frame. An everyday example of a rotating reference frame is the surface of the earth. तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का स्पेशल केस है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के रिलेटिव रोटेट करते रहता है। और अगर इसका बेस्ट एग्जांपल समझना है आपको, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हम लोग का अर्थ, जो कि रोटेट करता है। और ये एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। कैसा? रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम लोग को क्यों पढ़ना ज़रूरी है? तो इसके लिए देखिए दो लाइन यहाँ लिखे हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो केवल वैलिड होता है उस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। सीधा सी बात है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही वैलिड होता है, नॉन इनर्शियल के लिए वैलिड नहीं होता है। नॉन इनर्शियल के लिए वैलिड करना होता है तो हम लोग सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं। आप लोग ये चीज़ जानते होंगे कि जब कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो हम लोग एक सूडो फोर्स अज्यूम करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ताकि न्यूटन्स लॉ हम लोग अप्लाई कर सके। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज़ फिक्स्ड इन स्पेस। जो स्पेस में फिक्स्ड है, एक्सलरेट नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ही हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड यूज करते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड इन स्पेस इज नोन एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो फिक्स नहीं है ना, जो एक्सलरेट हो रहा है, उसको लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसीलिए हम लोग रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे उसका, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे ताकि हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकें। तो मेन एम हम लोग का क्या होता है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने का, कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ें कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम देखिए। ये एक्स वाई जेड जो ब्लू लाइन से किया हुआ है, ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल करने का मतलब है कि स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। और दूसरा जो रेड लाइन से दिया हुआ है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, है ना, जो कि रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। और देखिए टी टाइम बाद ये थीटा एंगल रोटेट कर रहा है। इसका डायग्राम बना हुआ है।
यहाँ लिखा हुआ है, एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट, पी पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और उसका यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप है। किसमें? एस स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ एक्स वाई जेड है, पोजीशन वेक्टर देखिए आर वेक्टर है। अब यही इसी पॉइंट को अगर हम लोग रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो इसका कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा, है ना, कुछ भी हो जाए, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हो जाएगा और पोजीशन वेक्टर मान लिया आर डैश है, वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर भी इसका अलग है, आई कैप डैश जे कैप डैश और जेड डैश कैप। अब ये चीज़ आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि जब पोजीशन वेक्टर हम लोग देखें, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें या फिर आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, दोनों ही कंडीशन में पोजीशन वेक्टर इसका क्या है? सेम है। पोजीशन उसका चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि पी तो एक ही जगह पे है, और जब हम इसका ओरिजिन से डिस्टेंस देखेंगे आर वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है वही आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सेम होगा। तो अगला लाइन है आपका, इफ अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर विच इज इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 कोइंसिडेंट विद एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वही चीज़ लिखा हुआ है जो हम लोग आगे अभी डिस्कस किए कि एक दूसरा आर है जो कि रोटेट कर रहा है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब आफ्टर टाइम टी आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर देखें, है ना, आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पी का हम पोजीशन वेक्टर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? एक्स डैश आई कैप डैश वाई डैश जे कैप डैश जेड डैश के कैप डैश, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट क्या था? एक्स डैश था, वाई डैश था और जेड डैश था, है ना, एक्सिस। और वो चीज़ एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या था? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आप क्या कहते हैं, जो भी फिगर था उससे देख सकते थे कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा? दोनों के लिए सेम होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पोजीशन वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर। देखिए फिगर हम फिर से बनाए हैं, ये एक्स वाई जेड और दूसरा कोऑर्डिनेट जो रोटेट हो रहा है क्या है? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। यूनिट वेक्टर चेंज हो जाएगा, कितना एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। आफ्टर टाइम टी ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। एस के साथ ये आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। थीटा कैसे हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी। अब एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं पी, है ना, ये P का पोजीशन वेक्टर अगर हम S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो कुछ X होगा, कुछ X का वैल्यू होगा, कुछ Y का वैल्यू होगा, कुछ Z का वैल्यू। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग R वेक्टर अगर लें S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अगर S फ्रेम में पोजीशन वेक्टर R वेक्टर को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? अगर X Y Z और एक्स वाई जेड के टर्म में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यही पॉइंट को अगर हम आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिखाएं, है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया आर डैश है ना, इसका पोजीशन वेक्टर आर डैश है। तो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश के टर्म में देखेंगे। अब ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट तो फिक्स जगह पे है, हम उसको एस से देखें या फिर आर से देखें, है ना, तो इसका यहाँ सेंटर से पोजीशन चेंज होगा क्या? नहीं, सेंटर से डिस्टेंस हम पी से आर से देखें या एस से देखें सेम होगा। तो आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर क्या होगा? सेम होगा। आर डैश वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगा पोजीशन वेक्टर के लिए? पोजीशन वेक्टर के लिए अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखें, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन वेक्टर, है ना, तो क्या होगा?
और पोजीशन वेक्टर दोनों सेम होगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर। कोई भी टर्म लिख सकते हैं, एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। तो हम लोगों ने देखा कि जब पोजीशन वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है तो कोई चेंज नहीं होता है। अब वेलोसिटी कैसे हम लोग चेंज करेंगे, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है ना, वो हम लोग देखेंगे। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग उसको बोलते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या था, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू था एक्स आई कैप डैश प्लस वाई जे कैप डैश प्लस जेड के कैप डैश। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ आर वेक्टर डी आर वेक्टर बाय डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी आई कैप डैश प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप डैश प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप डैश। अब सिमिलरली अब आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम देखें, आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। तो इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी डैश वेक्टर हम लोग देते हैं, तो डी आर डैश वेक्टर बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स डैश बाई डी टी आई कैप डैश प्लस डी वाई डैश बाई डी टी जे कैप डैश प्लस डी जेड डैश बाई डी टी के कैप। ठीक है, अब ये दोनों के बीच हमको इसके और इसके बीच रिलेशन चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप जो मेरा इक्वेशन ये था, इसको है ना, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, एक लाइन हम लोग पहले लिख लेंगे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर है ना, इज इक्वल टू एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डी आर वेक्टर बाई डी टी। ठीक है, इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पहले देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में ये मेरा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है ना, टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ थीटा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहा है। तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश मेरा टाइम के साथ चेंज हो रहा है और आई कैप डैश वाई कैप जे कैप डैश और के कैप डैश भी चेंज हो रहा है, क्योंकि जब ये कोऑर्डिनेट ही चेंज हो जा रहा है तो आई कैप डैश भी चेंज हो जा रहा है ना। पहले आई कैप था, अब आई कैप डैश होगा, कुछ टाइम बाद आई कैप कुछ दूसरा होगा। तो ये भी टाइम के साथ वेरिएबल है और ये भी टाइम के साथ वेरिएबल है, ये दोनों टर्म टाइम के साथ वेरिएबल है। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू भी के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसको एक बार इसको। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स डैश बाई डी टी, इसको कांस्टेंट रखते हैं आई कैप डैश प्लस डी वाई डैश बाई डी टी जे कैप डैश प्लस डी जेड डैश बाई डी टी के कैप डैश। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश डी आई कैप डैश बाई डी टी और आगे क्या हो जाएगा, वाई डैश कांस्टेंट हो जाएगा, तो डी जेड कैप डैश बाई डी टी प्लस जेड डैश और डी के कैप डैश बाई डी टी। ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो देखिए डी एक्स डैश बाई डी टी आई कैप डैश प्लस डी वाई कैप डैश बाई डी टी जे कैप डैश क्या हो जाएगा, वी डैश वेक्टर और
ये चीज़ देखिए, जब हम लोग भी डैश वेक्टर निकाले थे तो क्या था, डी एक्स डैश बाई डी टी आई कैप डैश डी वाई डैश बाई डी टी जे कैप डैश। तो ये पूरा टर्म के बदले यहाँ से यहाँ के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी डैश लिख सकते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, डी आर वैक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू वी डैश वैक्टर। ठीक है, अब बचा ये वाला टर्म, क्या बचा, एक्स डैश डी आई कैप डैश बाई डी टी प्लस वाई डैश डी जे कैप डैश बाई डी टी प्लस जेड डैश डी के कैप डैश बाई डी टी। अब देखिए, इस टर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक यूनिट वेक्टर लेंगे आर वेक्टर। कैसा वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। एक यूनिट वेक्टर है आर वेक्टर जो कि एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। नोट्स हम आपको देंगे ये समझाने के लिए। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, है ना। तो अगर हम यहाँ इसको आर के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डी आर वैक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आर यहाँ क्या है, यूनिट वेक्टर है। उसी तरह हम लोग का आई कैप जे कैप डैश भी और के कैप डैश भी यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग लिख सकते हैं डी आई डैश बाई डी टी, डी आई कैप डैश बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई कैप डैश वेक्टर। सिमिलरली हम लोग जे कैप डैश के टर्म में लिख सकते हैं, के कैप डैश के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए आगे जो क्वेश्चन मेरा बना हुआ था क्या था, फिर से हम लोग लिखते हैं, डी आर वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू वी डैश वेक्टर प्लस एक्स डैश डी आई कैप डैश बाई डी टी प्लस वाई डैश डी जे कैप डैश बाई डी टी प्लस जेड डैश जेड डैश डी के कैप डैश बाई डी टी। तो वी डैश वेक्टर प्लस एक्स डैश, तो डी आई कैप डैश बाई डी टी इज इक्वल टू जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, आई कैप डैश वेक्टर, है ना, प्लस वाई डैश डी जे डैश बाई डी टी के जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस जे, ओमेगा वेक्टर क्रॉस जे कैप डैश वेक्टर, है ना, और प्लस जेड डैश और के डी के कैप डैश बाई डी टी के जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस के। ठीक है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो डी आर वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू, ये इसको हम लोग डी आर डैश वेक्टर बाई डी टी लिख सकते हैं, वी डैश वेक्टर को, है ना, प्लस ओमेगा देखिए सब में कॉमन है ना, तो ओमेगा को हम लोग बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, क्रॉस, यहाँ बचेगा एक्स डैश आई कैप डैश। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, वाई डैश जे कैप डैश प्लस यहाँ क्या बचेगा, जेड डैश के कैप डैश। ठीक है, अब ये हो गया डी आर डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस, अब देखिए ये क्या है, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप, ये क्या है, आर डैश वेक्टर है ना। तो हमको मिल गया रिलेशन
वी वेक्टर और वी डैश वेक्टर में। ये डी आर वेक्टर बाई डी टी क्या है, वी वेक्टर है, और ये क्या है, वी डैश वेक्टर है, प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डैश। ये रिलेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गया। तो वी डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डैश। ये वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गया। तो कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी का याद रखना है। अब एक्सेलरेशन का पढ़ेंगे और उसके बाद कोऑर्डिनेट फॉर्स। देखिए नोट में सारी चीज़ दिखा हुआ है। एस फ्रेम में आर वेक्टर, उसका वी वेक्टर निकाले, आर फ्रेम में वी डैश वेक्टर निकाले, फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए यू और वी के टर्म में, है ना। ये पूरा टर्म आया, फिर इस पूरे टर्म के बदले में हम लोग डी डैश आर वेक्टर बाई डी टी लिखे। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए एक आर वेक्टर हम लोग लिए, यूनिट वेक्टर, जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, जस्ट लाइक आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश। फिर इस रिलेशन को लिखे, उसके हिसाब से इसको लिखे, फिर पुट किए तो हमको वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिला।